हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। रिमेंबर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से कम दो तीन क्वेश्चंस जरूर आते हैं। बहुत इजी फैशन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, या फिर कभी कभार उसका उल्टा पूछ लेते हैं कि आपको बता देंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। अब इस क्लास में हम आगे का जो स्टार्ट करने वाले हैं, we will start with accounting standard. We will go to types of accounts क्या होते हैं, हम ये देखेंगे कि types of books of accounts कैसे मेंटेन की जाती है, एंड बाकी एक दो कॉन्सेप्ट्स अगर हमें टाइम मिला तो। विद दैट लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर ईपीएफओ। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अकाउंटिंग इज सिंपल एक प्रोसेस है, जो भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, दैट इज अकाउंटिंग। अब स्टैंडर्ड्स उसके साथ अगर हमने ऐड कर दिया, इट मींस एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे जब हम अकाउंटिंग करेंगे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं है, जस्ट एक रूल्स हैं टू रिकॉर्ड एंड शो इट। दीज आर द रूल्स टू रिकॉर्ड एंड शो ऑल मनी रिलेटेड मैटर्स। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस चीज़ की अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे दिखाना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनके रूल्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन आपको बेसिक बेसिक समझ में आ गया। अब आप ये सोचेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी, मतलब सब अपना अपना अकाउंटिंग करेंगे, ये गवर्नमेंट क्यों आती है इसमें इंटरवीन क्यों कर रही है कि आप अपनी अकाउंटिंग ऐसे करो या आप दूसरा आदमी अपनी अकाउंटिंग ऐसे करेगा। अगर आपको याद हो तो हमने यूजर्स के बारे में पढ़ा था कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन होते हैं। गवर्नमेंट होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अगर कोई क्रेडिटर्स है वो होता है, और बाकी लोग जैसे बैंक्स हो गए, अगर उन्होंने आपको लोन दिया तो ये सारे लोग आपका अकाउंटिंग का डेटा कंज्यूम करते हैं। अब इतने सारे लोगों को, फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है, कंपनी ए, उसके पास एक ऑप्शन है कि आप इसमें पैसा लगा सकते हो, कंपनी बी एक ऑप्शन है कि आप उसमें पैसा लगा सकते हो। एंड उन दोनों कंपनियों का परफॉर्मेंस कि पिछले 1 साल, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, उसका कंपैरिजन अगर वो करना चाहे, उसके लिए ऑब्वियसली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखना पड़ेगा कि पिछले साल इस कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसने 15 का किया, उससे पिछले एक्स अमाउंट का किया, दूसरी कंपनी ने वाई अमाउंट का किया। तो जब ये कंपैरिजन की बात आती है, आप किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर तभी करोगे जब वो दोनों का जो बेस रहेगा वो दोनों सेम रहेगा, राइट। जिस हिसाब से वो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी उनके ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो अप्रोच ले रहे हैं सारी चीज़ों को, अगर वो कंसिस्टेंट है तभी आप उन दोनों के नंबर्स को मैच कर पाओगे। अदरवाइज किसी ने कोई अप्रोच लिया, किसी ने दूसरा अप्रोच लिया है, दोनों को आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे और फिर आप एक रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाओगे, अल्टीमेटली आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो अब देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी, वाई दे मैटर। सबसे पहला, सबको सेम तरीके से काम करना पड़ता है ताकि कंपेरेबिलिटी बढ़ जाए, एंड इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट कैन ट्रस्ट द फाइनेंशियल्स। हमारा भरोसा रहे कि गवर्नमेंट ने बोला था ऐसे करके करना है, सो वी आर डूइंग द सेम वे। अब देखते हैं कि आगे ना उसी का एक्सप्लेन एस्पेक्ट है कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपेरेबल बना देता है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। इट मेक्स जो हमने अकाउंटिंग करी है वो कंपेरेबल हो जाता है। हम अपने अकाउंटिंग को या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दूसरे किसी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, हम अपनी नेटवर्थ दूसरे वाले से ट्रांसफर कंपेयर कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस साल भर की वो दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। देन कम्स रिलायबिलिटी। लोगों का भरोसा बढ़ता है कि हाँ, इन्होंने जो गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं उसके हिसाब से ही इन लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, एंड उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं, आपको एक याद होगा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, उसमें ये बात पे ध्यान दिया जाता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिससे यूजर का डिसीजन इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीजें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू पास ऑन करते हैं। सो तीसरा रीजन ये होता है। एंड चौथा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है कि अगर ये नॉर्मली इन्वेस्टर्स के लिए होता है, अगर आप अपनी कंपनी को फॉर एग्जांपल बाद में लिस्टिंग करना चाहते हो, आईपीओ में लाना चाहते हो, अपने शेयर्स बेचना चाहते हो, तो उस केस में जो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओगे, लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। अगेन ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगा, कंपेरेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो वो सब मिला के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। बिकॉज आप मार्केट्स में लेके पैसा लेने आओगे, उससे आप अल्टीमेटली और ज़्यादा
ग्रो कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने देख लिया कि एज अ कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू करते हैं, कौन लोग इशू करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वो है सेकंड एस्पेक्ट। एक होता है IFRS। IFRS इज ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो पूरी दुनिया में फॉलो होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। ये पूरी दुनिया में यूज होता है, करीब 140 कंट्रीज में यूज होता है। एंड कौन इशू करता है ये? दिस इज इशूड बाय IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस पे एक बार क्वेश्चन आ रखा है EPFO में, नाम याद रखिएगा। किस लिए यूज होता है? अगेन सेम चीजें, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कंपेरेबिलिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, यही सारे रीजंस जो अभी हमने पढ़े। सो IFRS में आपको मेन एक दो चीजें याद रखनी है कि ये ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबली 140 से ज़्यादा कंट्रीज में यूज होता है। दूसरा, इसको कौन इशू करता है? दिस इज इशूड बाय IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दीज आर द टू थिंग्स फ्रॉम दिस पेज। अब आते हैं इंड AS पे। इंड AS आपको इसमें नाम में दिख रहा होगा, ये इंडिया की झलक है। सो व्हाट दे हैव डन, इंडिया में जो AS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू करता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो बनाते हैं, उसके बाद वो बनाने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद एक कमेटी को भेजा जाता है। वो कमेटी अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजता है, एंड जो नोटिफिकेशन आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू आता है। सो ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशू करता है, बट बैक एंड का जो वर्किंग होता है, उस पर जो डिस्कशन होता है कि कैसे करके करना है, क्या थ्योरेटिकल या टेक्निकल एस्पेक्ट होंगे उसके, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देखता है। सो अब हम देखते हैं कि इंड AS क्या होता है। जस्ट लाइक अभी हमने देखा कि IFRS ग्लोबली 140 कंट्रीज में एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसी की तरह इंड AS इंडिया में जो हम कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, उन्हें इंड AS कहा जाता है, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड का मतलब इंडियन। सो अभी हम एक क्वेश्चन आता है कि हम ग्लोबल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, वही वाले सेम क्यों नहीं अपने यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं? द मेन इशू इज कि जिस हिसाब से जो यूजर्स हैं हमारे लिए, वो मेजरली इंडियन यूजर्स होते हैं। हालांकि कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज बाहर के बैंक से लोन लेती हैं, चाइना या जापान के बैंक से लोन लेती हैं, या बाहर के इन्वेस्टर्स जैसे US के इन्वेस्टर्स या जापान के इन्वेस्टर्स इंडिया में आके पैसा लगाते हैं। तो उस केस में देयर हैज सम डिफरेंसेस बिटवीन IFRS और इंड AS का, बट 99% चीज़ों पे इंड AS और IFRS सेम है। कुल मिला के 6 या 7 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे दोनों में डिविएशन है, एंड वो जो डिविएशन है उसको बोला जाता है कार्व आउट। इन केस ये MCQ क्वेश्चन में आता है, आप याद रखिएगा कि उसे कार्व आउट बोला जाता है अगर IFRS यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और इंड AS यानी कि इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन दोनों में 6-7 जगह कुछ गैप्स हैं। वो जो गैप्स हैं उन्हें कार्व आउट्स बोला जाता है। ये इसलिए रखे गए थे थोड़े बहुत डिफरेंसेस, ताकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हम उनको प्रिपेयर कर पाएँ। सी अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी आप अपना परफॉर्मेंस दुनिया को दिखाओगे कि मैंने इतना प्रॉफिट बनाया या मेरी इतनी नेटवर्थ है, दैट इज बेस्ड ऑन कि आप कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, क्या क्या उसमें टेक्निकलिटीज होती हैं, उस सबके बेसिस पे इंड AS बनाया जाता है। कई 99% ऑफ द टाइम्स सेम है हम लोग IFRS से, बट कुछ जगह हमने डिविएशन लिया है। रीज़न उसका ये है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट बाकी देशों से थोड़े अलग है। अब देख लेते हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि इन्हें कौन इशू करता है। कौन इशू करता है इन्हें? MCA। ऑफिशियली MCA इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये याद रखिएगा। MCA को कौन रिकमेंड करता है? NACAS। NACAS मतलब नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये दोनों नाम याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अल्टीमेटली पब्लिश करता है, नोटिफिकेशन लाता है। उनको रिकमेंड कौन करता है? NACAS यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगेन इसका क्या काम है? ये भी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ये भी कंपेरेटिवली लाएंगे, ये भी कंसिस्टेंसी लाएंगे, यही इनका भी काम है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम देखने वाले हैं
कि टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या होते हैं। दो तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। अगर आपको याद हो, हमने डुअलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, जो कहता था कि हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो जगह जाता है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से चलता है। बट फिर ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों? सिंगल एंट्री सिस्टम एक मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच नहीं है, ये लीगल भी नहीं है, बट कुछ केसेस में अपवाद की तरह एज एन एक्सेप्शन उसको अलाउ किया हुआ है। किसके लिए अलाउड है? जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गांव में जाओगे या कोई एक छोटी सी शॉप है, आप उससे ये तो उम्मीद नहीं करोगे कि वो अपनी दुकान में प्रॉपर एक अकाउंटेंट बिठाएगा जो सारे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, डेली की वो ट्रांजैक्शन लिखेगा। पता चला कि उसका महीने का 10,000 रुपये या 15,000 रुपये का उससे प्रॉफिट हो रहा है और उसमें से 20,000 रुपये उस अकाउंटेंट को पेमेंट करनी पड़ रही है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज हुआ। सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत पहले टाइम से यूज होती आ रही है, बाद में उसको धीरे धीरे इवॉल्व करके डबल एंट्री सिस्टम पे आया, जो थोड़ा मॉडर्न अप्रोच है, जो थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनली हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम पे ही चलते थे। अब देखते हैं पहले कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम है, अगेन बुक कीपिंग का ही सिस्टम है, यानी कि अकाउंटिंग का ही सिस्टम है, लेकिन इसमें सिर्फ हम एक हिस्सा रिकॉर्ड करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन का। कैसे करके, ये अभी हम देखते हैं। ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, या तो डेबिट वाला या तो क्रेडिट वाला, बट दोनों की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। एग्जांपल देखते हैं कैसे करके। फॉर एग्जांपल, आपकी एक दुकान है, आपने कैश लिया कस्टमर से एंड वो रिकॉर्ड किया। तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम अगर आप करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि आपने कुछ सेल्स करी एंड उसके बदले में आपको कैश मिला, इसका डिफरेंस देखते हैं। अगर वो सिंगल एंट्री है तो उसमें क्या करेंगे आप? सिंगल एंट्री में हम क्या करेंगे कि हम एक चीज रिकॉर्ड करेंगे, या तो सेल्स या तो कैश। फॉर एग्जांपल, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया कि सेल्स इतने की है, ठीक है। बट जब डबल एंट्री की बात आएगी तो वहां हम क्या करेंगे? डबल एंट्री में क्या करेंगे? हम दोनों चीजें दिखाएंगे कि हमारा सेल्स भी बढ़ गया है, हमने सेल्स भी करी है, दूसरा हमारा कैश भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमें कैश भी मिला है। तो सिंगल एंट्री में हम सिर्फ एक हिस्सा रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री में हम दो हिस्से रिकॉर्ड करते हैं। अब दोबारा देखते हैं, अपने एग्जाम्पल्स पे आते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्डेड, हमने ये देख लिया। पेमेंट टू सप्लायर रिकॉर्डेड, पेमेंट अगर हमने अपने सप्लायर को पेमेंट करी है तो उस केस में हम सिंगल एंट्री में क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा कैश कम हो गया। या एक तो ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरा कि हमने हमें अपने सप्लायर को 10,000 रुपये देने थे जो अब नहीं देने। हम अपने कॉपी में जाएंगे, वहां पे लिख लेंगे। कैसे करते थे अभी, अगर आपको मैं बताऊं पुराने टाइम का, तो उसमें फॉर एग्जांपल आपकी कोई अगर दुकान है तो उसमें आपका एक सप्लायर है, मान लो उसका नाम रामू है। रामू से आपने 10,000 रुपये का सामान मंगाया। 1 जनवरी को आपने सामान मंगाया, और अब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 25 दिन बाद, जब भी आप लोगों का जो भी आपने अग्री किया उसके हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप 25 जनवरी को पेमेंट कर रहे हो और आपने उसको क्या पेमेंट कर दिया? 10,000 रुपये। तो अगर आपको याद हो या अगर आपने आपके अराउंड किसी ने देखा हो, तो हम जब उससे सामान लेते थे तो हम अपनी एक कॉपी में लिख लेते थे ना कि रामू से 10,000 का सामान लिया, उसको पेमेंट कर लिया। वो हो गया पहला एंट्री ऑन 1 जनवरी, ठीक है। अब 20 दिन बाद, 25 दिन बाद जब हमने उनको पेमेंट कर दी, तो उस टाइम पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमने उसको पेमेंट कर दी, अब कुछ बकाया नहीं है। तो एक ही एंट्री आई जब हमने उससे सामान लिया, हमने सिर्फ ये रिकॉर्ड किया कि उसे 10,000 रुपये देने हैं। 25 तारीख को सिर्फ हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमने उसको 10,000 दे दिए, अब कुछ नहीं देना। क्या हमने परचेज रिकॉर्ड किया कि हमने 10,000 का सामान खरीदा? नहीं, वो तो हम बस हमने सामान खरीदा, हम बेच देंगे, बात खत्म। रामू को जब हमने पेमेंट करी तो हमने क्या ये रिकॉर्ड किया कि हमारा कैश कम हो गया? नहीं, हमने सिर्फ ये रिकॉर्ड किया कि रामू को अब पैसे नहीं देने। यही है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो पहले से लोग, देसी लोग या छोटे मोटे दुकान वाले या बाकी सब लोग जो अपनी कॉपी में जाके लिख लेते थे कि इसको इतने पैसे देने हैं, इससे इतना पैसा लेना है, ये होती थी सिंगल एंट्री सिस्टम।
क्यों मैटर करती है? बहुत ईजी है, सिंपल है मेंटेन करने के लिए, छोटे बिजनेस जो चला रहे हैं उन लोगों के लिए ईजी है। एंड कैश फ्लो आपका इजीली ट्रैक हो जाता है। कैश फ्लो एज इन, कैश फ्लो कैसे ट्रैक होगा आपका कि 10 तारीख को आपने इतने रुपए दिए तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरे पास इतने रुपए अभी कम हो गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल सुबह में आपके पास 50,000 रुपए थे, शाम को आपने 10,000 रुपए दे दिए, तो फिर उसके बाद अगले दिन के लिए आपके पास 40,000 रुपए बचे, तो आपका कैश फ्लो इजिली कैलकुलेट हो जाता है। अब अगला हम देखते हैं सिंगल एंट्री में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई नहीं, तो ऐसा डबल बुक्स जब आप बनाते हो तो आप तो सीधा जाओगे प्रॉफिट लॉस में, नीचे आपको दिख जाएगा कि मेरा नेट प्रॉफिट कितने का है, 10,000 का है, 50,000 का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है। लेकिन जब बात आती है सिंगल एंट्री की, तो वो जो दुकान वाले अंकल है उन्होंने तो सिर्फ पूरे साल ये लिखा है कि मैंने रामू से 10,000 रुपए का सामान लिया, फिर 10,000 रुपए दे दिए। मैंने अपने एक ग्राहक को 10,000 रुपए का सामान बेचा था शुरू में, वो 2 महीने बाद मेरे को दे गया। उनकी बुक्स में तो बस यही एंट्री है। तो उनका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें दिक्कत आती थी। एंड लोगों को प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कभी लोन लेने जाते हो, या आपको टैक्स देना है, या किसी क्रेडिटर से पैसे लेने हैं, वो आपको बताएगा कि आप बताओ कि आपका महीने का गल्ला कितने का है या साल भर का गल्ला कितने का है, साल भर में मतलब कितने की सेल्स हो रही है। तो आप उसको बताओगे ना कि हाँ मेरा इतने का सेल्स है। या किसी से अगर पैसे वापसी बाकी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कितने का मुनाफा हुआ आपका साल का, तो आप वो सारी चीजें कैलकुलेट तो करोगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंड अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी ईपीएफओ के एग्जाम में आ चुका है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। उसका सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्रॉफिट का है फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर रामू का हम एग्जाम्पल लेते हैं, या श्याम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, श्याम एक किराना स्टोर चला रहा है। अब उसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तब उसके पास शुरू शुरू में 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए उसने लगाए। अब आप सोचो, शुरू में आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं, और साल के अंत में आपके जो आपका जो दुकान के में जो पैसा लगा हुआ है उसकी वैल्यू आज बढ़ के 7 लाख रुपए हो गई। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने बीच में वहां उसमें से कैश भी निकाल लिए थे, और 50,000 रुपए आपने बीच में दोबारा डाले। अब देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओपनिंग में थे 5 लाख रुपए, और साल के अंत में बच गए 7 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए हमारे बचे, यानी कि 2 लाख का फायदा हुआ। 2 लाख रुपए से हमारी कैपिटल बढ़ गई साल के अंत तक, यानी ये 2 लाख का हमारा फायदा है। उन 2 लाख रुपए में से उसने साल के बीच में एक बार 1 लाख रुपए और निकाल लिए थे, यानी कि ये 2 लाख रुपए तो तेरी वैल्यू बढ़ गई। 1 लाख रुपए तूने बीच में भी निकाल लिए, तो टोटल कितने का फायदा हो गया? 3 लाख का। एंड बीच में आपने 50,000 रुपए और डाले हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए टोटल आपका एक्स्ट्रा हो रहा है अभी तक, बट पता चला कि आपने बीच में 50,000 रुपए और डाले हैं, तो 50,000 रुपए आप उसमें से कम कर दोगे, टोटल बचा 2.5 लाख। एक और बार इजी तरीके से देखते हैं। जो भी आपने पैसा डाला वो आपकी इन्वेस्टमेंट, जो पैसा निकाला वो आपका फायदा हो गया। तो आपने क्या क्या पैसा डाला? एक बार तो शुरू में आपने 5 लाख रुपए डाले हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपने एक बार और पैसा डाला है, कितने डाले हैं? ये 50,000 रुपए। तो टोटल आपने कितने पैसे डाल दिए? 5.5 लाख। अब यहाँ लिख लेते हैं हम इसको कि हमने डाले हैं 5.5 लाख रुपए। ये आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट। अब आपको देखना है कि कितने रुपए आपने उसमें से पैसे वापस निकाले हैं, या कितने उसमें से पैसे पड़े हैं। तो 7 लाख रुपए तो हमारा एक तो सीधा सीधा पड़ा हुआ है लास्ट में, इतने पैसे तो हमारे बैंक में पड़े हैं। और हमने बीच में और एक बार और निकाल लिए थे 1 लाख रुपए, मेरे घर में कुछ काम आ गया था, मैंने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिए, यानी कि टोटल 8 लाख रुपए की वैल्यू हो गई उसकी। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, आपने क्या दिया? 5.5 लाख रुपए, आपको क्या मिला? 8 लाख रुपए। तो बाकी का जो 2.5 लाख रुपए का जो एक्सेस है, 2.5 लाख रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिले या जो एक्स्ट्रा वैल्यू वहां पे रह गई है, वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला है यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। ये दोनों आपको मिल रहा है, दोनों को प्लस कर दिया। उसमें से माइनस क्या करेंगे? जो जो पैसा हमने डाला। क्या क्या डाला था? एक तो ओपनिंग में हमने जो पैसा डाला था वो हमने डाला, ठीक है। दूसरा, बीच में भी हमने थोड़े पैसे इंट्रोड्यूस कर दिए, वो भी हमारा एक खर्चा हो गया। तो जो जो पैसा मिला माइनस जो जो पैसा आपने लगाया था।
ये होता है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अब अगले एस्पेक्ट पे आते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम हमने देखा था कि डुअलिटी कॉन्सेप्ट, कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई सामान बेचा और सामान बेच के फॉर एग्जाम्पल आपको कैश मिल जाता है, तो आपने सामान बेचा, कैश मिल गया, तो नॉर्मली तो आपको ये लगेगा कि इसका क्या ही इम्पैक्ट हुआ है, मेरे को कैश मिल गया, बस यही तो असर आया। बट नहीं, आपने सेल्स करी तो रेवेन्यू आपका बढ़ गया, साल भर में आपका गल्ला बढ़ गया, आपके पास पैसे आ गए। दो इम्पैक्ट, एक तो हमारा कैश बढ़ गया, ठीक है, दूसरा रेवेन्यू बढ़ गया, यानी कि हमारी दुकान की इनकम बढ़ गई, हमारा टर्नओवर बढ़ गया। ये दो आइटम्स इसमें रिकॉर्ड होंगे। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने सैलरी की पेमेंट करी है 20,000 रुपये, उस केस में क्या होगा, सैलरी की अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका कैश तो कम हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने शाम को किसी की सैलरी दे दी, आपके पास 80,000 रुपये बचे। इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा, दूसरा एस्पेक्ट आएगा कि आपको जो पैसे देने थे, आपने किसी से महीने भर काम कराया, तो उसको आपको पैसे देने पड़ रहेंगे। अब वो आपका एक तरह से लेनदार हो गया, उसको आपको पैसे देने हैं, उससे वो आपसे पैसे लेगा। तो वो जो लेनदारी थी आपकी, वो कम हो गई। जो आपने एक तरह से कर्ज लिया था, उसने 30 दिन काम किया, फिर लास्ट में आप पेमेंट करोगे, तो एक तरह से आपको वो पैसे वापस करने हैं, वो आपका लेनदार है। तो आप जब उसको 20,000 रुपये दे दोगे, तो आपके क्रेडिटर्स या खर्चे, वो उस पर इम्पैक्ट जाएगा एक तो, दूसरा कैश कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही परचेज ऑफ मशीनरी में क्या होगा, परचेज ऑफ मशीनरी में आपका कैश कम हो जाएगा, आपने बैंक से पेमेंट कर दी, बैंक या कैश जो भी आप देते हो, मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि नई मशीन आ गई, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बुक्स क्या है। टाइप्स ऑफ बुक्स यानी दो तरीके से मेंटेन होती है, एक कैश में, दूसरा होता है एक्रूवल्स में। अगर आपको याद हो तो हमने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि जो खर्चे आप 2023-24 में बुक करते हो, या फॉर एग्जांपल 25-26 में बुक करते हो, उसके अगेंस्ट का रेवेन्यू या फायदा जो भी होने की उम्मीद है, वो आप उसी साल बुक कर लो, अगले साल लेके मत जाओ। अगले साल लेके जाओगे तो क्या होगा कि आपने 2024-25 में कुछ खर्चा बुक किया, बट उसका फायदा या जो वो चीज बिकेगी वो 2025-26 में बिकेगी। 24-25 में आप घाटे में रहोगे क्योंकि आपको कुछ फायदा मिला नहीं है, सिर्फ घाटा घाटा हुआ, सिर्फ खर्चे हुए। तो आप इस साल में क्या रह जाओगे, लॉस में, ठीक है। 24-25 में आप रह जाओगे लॉस में, बट अगले साल आपका खर्चा नहीं हुआ, बट सिर्फ आपकी सेल्स हो गई, तो आप सिर्फ प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन क्या ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, पहले साल में घाटा दूसरे साल में फायदा, क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बदले का खर्चा हमने पिछले साल कर दिया, रेवेन्यू हम अभी बुक कर रहे हैं। दोनों एक पीरियड में आएंगे तब हम बता पाएंगे ना कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 10,000 का खर्चा आया, 20,000 का मैंने बेचा, तो 10,000 का फायदा हुआ। वो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है अक्रूवल्स वाला। एक दूसरा, और तो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या जो डुअल बुक कॉन्सेप्ट हम जब फॉलो करते हैं, उसमें 99% या फिर आप ये बोलिए कि 100% अक्रूवल्स वाला अप्रोच हम फॉलो करते हैं। तो फिर ये कैश की हम बात क्यों कर रहे हैं? कैश की बात हम उस केस में करते हैं जब हम सिंगल एंट्री ऑफ अकाउंट्स करें, मेजरली उसका यूज तब होता है। आपको बताता हूं कैसे। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि श्याम की एक दुकान थी, श्याम ने एक किराना स्टोर खोला हुआ था। अब इस किराना स्टोर में उसका एक सप्लायर है, मान लो उसका नाम है राहुल, ठीक है। अब ये राहुल क्या करता है, 1 तारीख को ये पैसा देने, ये सामान डिलीवरी देने आता है, हर महीने की 1 तारीख को पूरा उनका स्टॉक भर देगा। शाम बता देते हैं 25-30 तारीख को कि मेरे को ये चीजें चाहिए। राहुल आता है, सारा सामान देके जाता है। अब राहुल, अब जो श्याम जो अपने वो नोट में लिखते होंगे, वो सिर्फ ये लिखते होंगे कि मेरे को राहुल से सामान मिला। बट जो मेन वो एक तो ये लाइन आइटम आ गया कि मेरे को राहुल से मान लो कि 10,000 का सामान मिला। अब इसके बाद वो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे
कुछ कैश हुआ इनकर, श्याम ने कुछ कैश दिया, नहीं दिया, तो यहाँ पे वो कोई खर्चा बुक नहीं करेंगे। श्याम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो ट्रांजैक्शन कब करेंगे? जब वो राहुल को पैसा दे देंगे। 25 दिन बाद हम पैसा दे रहे थे, 25 जनवरी को उसको पैसा दिया। अब 25 जनवरी को श्याम क्या करेंगे कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लिखेंगे कि मेरा आज 25 जनवरी को 10,000 का खर्चा हुआ है। एक्चुअल में तो 1 तारीख को ही हो गया था, बट जब हम कैश बुक्स फॉलो करते हैं तो हम 25 जनवरी को लिखेंगे कि हाँ मेरा 25 जनवरी को खर्चा हुआ है। इसको और ठीक से एक बार देखते हैं विद एग्जाम्पल। पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कैश बेसिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या एंट्री करते हैं। इसमें हम ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड करते हैं जब कैश की रिसीट, यानी कि या तो कैश मिला या तो हमने कैश की पेमेंट कर दी, उस टाइम पे हम रिकॉर्ड करेंगे। उस टाइम नहीं जब हमने कुछ सामान खरीदा या बेचा, या जब हमने फॉर एग्जांपल जब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तब हम नहीं उसको एंट्री देंगे, कुछ नहीं। जब हमें माल मिला तब हम एंट्री करेंगे, जब हमने माल किसी को पे किया, कैश पे किया, तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिर्फ तब जब कैश है। ये ऑन ग्राउंड्स यूज नहीं होती है, पुरानी मेथोडोलॉजी है, ट्रेडिशनल अप्रोच है जो अब ऑन ग्राउंड यूज नहीं होता है। कैश बेसिस मतलब पैसा आया तभी रिकॉर्ड होता है, आया या गया तभी रिकॉर्ड होता है। जब कैश में कोई चेंज नहीं है आप कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप वेट करोगे जब मैं पैसे दूंगा या जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज नहीं। इसके और डिटेल्स देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मार्च का महीना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्लैट है, आपने उसको किराए पे लगाया, तो जो किराएदार हैं वो आए, फॉर एग्जांपल उन्होंने वहां रहना स्टार्ट किया 1 मार्च से, ठीक है। 1 मार्च को वो उनका गृह प्रवेश हुआ, उन लोग ने रहना स्टार्ट किया, एंड जब वो महीना कंप्लीट हो गया, महीना खत्म होने के बाद उन्होंने पेमेंट करी कि 1 महीना हो गया, लो जी आप अपनी मंथली पेमेंट ले लो। तो जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा तो मेरी ये इनकम, जो मान लो 50,000 रुपए का मेरा जो रेंट आ रहा है, वो मैं अप्रैल के महीने में बुक करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अप्रैल में उसने 2 तारीख को या 1 तारीख को या 5 तारीख को उसने मेरे को पेमेंट करी है। पेमेंट कब आ रही है उससे मतलब है, या तो पेमेंट कब आ रही है या तो हम पैसे कब दे रहे हैं, इस चीज से मतलब है और कुछ नहीं। अगला एग्जांपल देखते हैं, सैलरी पेड इन मई। अप्रैल भर बंदे ने काम किया, उसको हमने पेमेंट करी है मई में। जब आपने पेमेंट करी है तब रिकॉर्ड करो, कोई मतलब नहीं है कि वो पूरे अप्रैल काम करा या पूरे साल भर आपने काम करा के बोला कि साल भर का पैसा एक काम करियो अगले अप्रैल में ले लियो, तो अगले साल उसका खर्चा हम रिकॉर्ड करेंगे, इस साल में नहीं करेंगे। रिमेंबर, ये कैश बेसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और ये ऑन ग्राउंड इन रियलिटी कहीं यूज नहीं होता है आज की डेट में। आज की डेट में सब लोग एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, गुड्स सोल्ड इन मार्च एंड कैश रिसीव्ड इन अप्रैल। आप बताओ कि इसमें हम कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री करेंगे? आप एक सेकंड सोचिए, हमने सामान मार्च में बेचा है, हमें पैसा अप्रैल में मिला है और हम कैश बेसिस डिस्कस कर रहे हैं। कैश बेसिस क्या बोलता है? जब पैसा आएगा या जब पैसा जाएगा तब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास पैसा कब आया है? हमने सामान बेच दिया मार्च में, ठीक है। हमारे पास पैसा कब आया है? अप्रैल में, तो हम रिकॉर्ड कब करेंगे? अप्रैल में। रिमेंबर, इसका एक और शॉर्ट समरी है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन पेड और रिसीव्ड। जब पैसा आएगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, जब पैसा हम देंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। पैसा नहीं आया कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं मानते। अगला आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल में ऑन ग्राउंड सारी कंपनीज में सारे लोग ये अप्रोच फॉलो करते हैं, इवन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी यही फॉलो करने को बोलती है। क्या है ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अगेन जब वो खर्चा एक्चुअल में इनकर हुआ, जब हमने उसका फायदा या उसका जो उससे हमें फायदा मिलने वाला था वो हमने तब जब यूज किया तब हम वो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। जब हमने सेल्स कर दी तब हम वो रिकॉर्ड करेंगे। इसके की फीचर्स देख लेते हैं। अक्रूअल अकाउंटिंग का पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि अक्रूअल अकाउंटिंग मींस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर्ड
जब वो होते हैं, ट्रांजैक्शन जब हुआ तभी आप रिकॉर्ड करोगे। आप इंतजार नहीं करोगे कि कैश जब आएगा या कैश जब मैं दूंगा तब जाके रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। सो दो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, जब कैश आएगा कैश जाएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस, जब कोई इवेंट हुआ, जब कोई ट्रांजैक्शन हुई, जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि कैश कब आ रहा है, कैश कब जा रहा है, कोई मतलब नहीं है हमें उससे। दोनों अलग अलग है। कैश बेसिस नाम से ही पता चल जाएगा, जब कैश आएगा तो हम करेंगे। एक्रूअल बेसिस उल्टा समझ लो आप उसका, जब हमें कैश के लिए वेट नहीं करना। की फीचर्स क्या क्या है इसके? एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड होते हैं जब हम इनकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मार्च के महीने का जो हमारा बिजली का बिल आएगा उसको हम एज खर्चे हम मार्च के महीने में ही बुक कर लेंगे। एक्चुअल में पेमेंट कब होगी? अप्रैल में, क्योंकि एक महीने बाद आपके पास वो बिल आएगा। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ की 2 या 3 तारीख को आपके पास बिल आता है, तो आप उस टाइम आप बिल देखोगे, उसके बाद पेमेंट करोगे। बट वो खर्चा आपका मार्च के महीने के लिए, तो आप मार्च में ही रिकॉर्ड करोगे उसे। अगला क्या एस्पेक्ट है, ये हमने खर्चों के लिए देख लिया। दूसरा है कि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न। आप अपने इनकम कब रिकॉर्ड करोगे? जब अर्न कर लोगे। सेल्स कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपने सेल्स कर दी। जब आपको याद है हमने 4 कंडीशंस देखे थे कि सेल्स कब रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब हमने सामान उसको दे दिया हो, डिलीवरी हो गई हो, पक्का पता है कि वो पैसे आ जाएंगे, डूबेंगे नहीं, एंड एक कोई और कंडीशन थी। सो जब सारी कंडीशंस मीट हो गई, वैसे ही आप अपना इनकम रिकॉर्ड कर लोगे। आप ये वेट नहीं करोगे कि जब पैसे आएंगे तब मैं करूंगा, नहीं। आज आपने सेल्स कर दी, आपको लग रहा है कि पैसे आ जाएंगे, आप रिकॉर्ड कर लो। बाकी 2 कंडीशन जो थी वो आप देख के। इसमें और क्या इसके फीचर्स हैं? इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस की। अब आपको इसका बताता हूँ। आपको खर्चे, अभी इसका जो हमने डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल खर्चे आपको तब रिकॉर्ड करने हैं जिस महीने में आपने उससे फायदा उठाया। फॉर एग्जांपल, आपकी एक फैक्ट्री चल रही है, उसमें बिजली आती है। पूरे मार्च महीने में आपने बिजली का से आपने जो भी मशीन्स चलानी थी, आपको जो लैपटॉप चलाने थे या जो भी लाइटनिंग करनी थी, वो सारी चीजें करी पूरे मार्च के महीने में। लेकिन उसका बिल कब बनेगा? अगले महीने, अप्रैल में, राइट? तो आप उसकी पेमेंट कब करोगे? अप्रैल के महीने में ही करोगे। तो जब आप पेमेंट अप्रैल में कर रहे हो, बट आपने खर्चा अभी इसी टाइम पे, उसका जो मजे लेने थे वो मजे आपने पहले ही ले लिए मार्च के महीने में, तो आप उस महीने में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दिखाओगे कि मैंने 10,000 रुपए की बिजली के मजे पहले ही ले लिए हैं, मैंने मार्च में ही मजे ले लिए हैं। बट इसकी पेमेंट मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। क्यों नहीं कर पाया हूँ? क्योंकि आपको पता नहीं है अभी कि बिजली बिल कितने का आएगा। तो आपको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल करीब करीब 10,000 रुपए का मेरा बिजली का बिल आता है, तो 10,000 रुपए के अराउंड का मेरा बिल आएगा, आपको ये लग रहा है। तो आप क्या करोगे? मार्च के महीने में ये लिखोगे, मार्च के महीने के खर्चे 10,000 रुपए, 10,000 रुपए बिजली बिल के, इलेक्ट्रिसिटी के, जो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग यानी कि जो अभी मुझे देने हैं, अभी मैंने दिए नहीं है, बट ये खर्चे मैंने इस खर्चे के मैंने मजे ले लिए हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड ऐसे ही प्रीपेड आइटम का होता है कि कुछ चीज़ों की आपने जल्दी पेमेंट कर दी है, बट उसके मजे आप बाद में लोगे, एडवांस दे दिया आपने किसी चीज़ का, तो आप उसको लिख के रखोगे कि ये प्रीपेड एडवांस है या प्रीपेड अमाउंट है, मैंने पेमेंट आज ही कर दी है, बट इसका फायदा वो मेरे को आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इंश्योरेंस ले लिया, या कई बार रेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ली है या लीज पे ली है। नॉर्मली क्या होता है कि आपसे बोलेगा कि आप 2 महीने का एडवांस दे दो या 1 महीने का एडवांस दे दो, एंड उसके बाद मंथली बेसिस पे आप पे करते रहना। तो जब आप एडवांस देते हो पहले महीने का, आप मार्च में जा रहे हो, 1 मार्च को आपने वो स्टार्ट किया, उस फैक्ट्री में रहना या कामकाज आपने स्टार्ट किया, आपसे क्या बोलेगा कि आप 1 मार्च को 1 महीने का एडवांस दे दो, बाकी हर महीने आप देते रहना, जैसे महीने की स्टार्टिंग में। तो जब आप वो एडवांस दे रहे हो ना, वो प्रीपेड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसके बाद एक पेमेंट आप करोगे 31 मार्च को भी। 31 मार्च को क्यों करोगे? क्योंकि वो अप्रैल के महीने का एडवांस दे रहे हो, राइट? अप्रैल के महीने का एडवांस आपने मार्च में दे दिया। तो जब आप मार्च की 31 मार्च को जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, तो उस दिन तो आप ये बोलोगे ना कि यार इस महीने तो मेरे दो बार मैंने रेंट दे दिया। एक बार तो मैंने 1 मार्च को भी दिया था, एक बार मैंने 31 मार्च को भी दिया, बट मैं रहा तो एक ही महीने हूँ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप ये कैसे दिखाओगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप क्या करोगे? एक तो नॉर्मल आप ये बोलोगे कि मेरा रेंट का खर्चा, फॉर एग्जाम्पल उसका मंथली पेमेंट है 50,000 का,
ठीक है, तो आप उसको एक तो ये बोलोगे कि 50,000 मेरे इस महीने के खर्चे, जो आप प्रॉफिट लॉस में दिखाओगे। दूसरा आप दिखाओगे कि मैंने ये एडवांस दिया है, इसके मजे मेरे को अभी लेने बाकी हैं, मैं अप्रैल में इसके मजे लूंगा, वो 50,000 की वैल्यू है उसकी। तो आप इसको क्या दिखाओगे, ये है आपका प्रीपेड। प्रीपेड मतलब जो आपने पहले ही पे कर दिया है, अभी इसके मजे लेना बाकी है। ठीक है, सो ऐसे करके प्रीपेड का वो आएगा। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका और क्या फ़ायदा है कि कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर देता है कि कोई आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है क्या, या कोई कम पेमेंट करी है क्या, या फिर आपका एक्चुअल में फ़ायदा कितना हो रहा है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था वो, कि हमने 10,000 रुपये खर्चे किए से मार्च के महीने में, पूरा महीने हमने लग के काम किया, उस पर बहुत सारा मेहनत लगा, एंड 31 मार्च को जाके वो, फॉर एग्जांपल मेरा एक फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने पूरे महीने लग के काम किया, एक बेड मैंने बहुत बढ़िया सा बनाया, मेरा उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो मार्च के महीने में मैं उसको बेच नहीं पाया हूँ। बट तो मैं मार्च के महीने में क्या करूँगा कि सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग में क्या होगा, या कैश अकाउंटिंग में, कि मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो मैं दिखा दूंगा कि 1 लाख रुपए का खर्चा। सेल्स में कुछ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सेल्स नहीं किया। नॉर्मल अकाउंटिंग में बता रहा हूँ, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक्रूअल में क्या होता है। नॉर्मली क्या होगा, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ मेरा मार्च में, सेल्स क्या है 0 बटा ठन ठन, तो आप ओवरऑल लॉस में हो मार्च में। क्यों? क्योंकि आपने कुछ बेचा नहीं, बट आपके खर्चे तो 1 लाख रुपए के हो गए, तो 1 लाख रुपए का लॉस मार्च में। अगले महीने क्या होगा अप्रैल में, कि ऑब्वियसली आपका एक बना बनाया पीस पड़ा हुआ है, तो आप देखोगे कि उसको बेचना है। जब आप बेचोगे उसे, तो 1 लाख रुपए आपने खर्च किया, तो 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल आप बेचते हो, तो अप्रैल के महीने में क्या होगा कि 2 लाख रुपए का आपको रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए में बेचा, बट खर्चा आपने कुछ किया नहीं। तो अप्रैल के महीने में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा, मार्च के महीने में 1 लाख का लॉस आएगा। तो अगर कोई नॉर्मल आदमी ऐसे करके आपका प्रॉफिट लॉस देखे, या आप ही किसी आदमी को ऐसे देखो कि एक महीने में उसने 1 लाख रुपए का लॉस मार दिया, अगले महीने में 2 लाख का प्रॉफिट कर दिया, तो आप ये सोचोगे ना कि ये कुछ तो गैम्बलिंग कर रहा है, कुछ तो गलत कर रहा है, कि हर महीने इसका इनकम कंसिस्टेंट नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, मैं इसमें इस कंपनी में पैसे नहीं लगाऊंगा, क्या पता डूब जाए और क्या पता बहुत ऊपर चले जाए, कुछ नहीं पता। तो ये चीज नॉर्मलाइज करने के लिए, एक्चुअल में तो आपकी पोजीशन ये है ना कि आपको 1 लाख का फायदा हुआ, 1 लाख का आपने कॉस्ट लगाया था, 1 लाख का फायदा लेके आपने 2 लाख में बेच दिया। तो ये चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए अकाउंटिंग में हम एक्रूअल बेसिस पे आते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने इस महीने में अगर आप 1 लाख का खर्चा इस महीने में किया, तो उसके अगेंस्ट की रेवेन्यू आप इसी महीने में बुक करोगे, जिससे आपको नेट 1 लाख का ही प्रॉफिट दिखेगा इसी महीने में, लॉस नहीं दिखेगा। विच गिव्स अस कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर कि कंपनी में एक्चुअल में चल क्या रहा है। अभी इसके और कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, एंड इसके बेसिस पे हम डिफरेंस देख लेंगे कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे क्या होता है। अभी हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैश बेसिस में हम वेट करते हैं कि कैश कब पेमेंट आएगी, या कैश हम कब पे करेंगे। एक्रूअल में हम क्या देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कब हुई। ठीक है, तो पहला वाला आपसे मैं पूछता हूँ, हमने एक सेल्स करी है मार्च में, दिस लेफ्ट हैंड इज माई मार्च, ये है अप्रैल, सेल्स इधर करी है मैंने, इधर पैसा आया है मुझे, कैश बेसिस में हम कब रिकॉर्ड करेंगे? एक मूल मंत्र है कैश बेसिस का, जब पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। पैसा कब आया? अप्रैल में, तो हम कैश बेसिस में अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस में अगर हम जाएं, तो एक्रूअल बेसिस में हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हमने वो ट्रांजैक्शन करी। आपने ट्रांजैक्शन कब करी है? मार्च में। सेल्स कब हो गया? मार्च में। तो आप रिकॉर्ड कब करोगे? मार्च में ही। एक एग्जांपल और लेते हैं, सैलरी हमने मार्च में इनकर करी है, पेमेंट हमने अप्रैल में किया है, अगेन सेम, अगले महीने में जाके हम सैलरी पेमेंट करते हैं। मजे आपने मार्च में लिए, पेमेंट आपको अप्रैल में कर दी है। कैश बेसिस में आप क्या देखोगे? कैश कब पेमेंट हुई है? अप्रैल में, बात खत्म। एक्रूअल बेसिस में क्या देखोगे? आपने मजे कब लिए हैं? आपने वो सैलरी देखी, उससे जो पूरे महीने काम करवाया, वो कौन सा महीने में काम करवाया है? वो मार्च में करवाया है, तो आप मार्च में वो रिकॉर्ड करोगे। सिमिलर है रेंट रिसीव्ड का, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज टू बी डिस्कस्ड इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अदरवाइज काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट का लोड ना हो, इसके लिए we'll be closing this class for now. Thank you for being such a patient and wonderful audience. I will say good luck to you for your exams.
Thank you and please subscribe the channel.